हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट वीडियो क्लास का, जिसका नाम है करंट अफेयर्स, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट, तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। अभी देखिए इस सवाल के अंदर ना एक शब्द है पोर्टल। पोर्टल का मतलब क्या होता है? या तो देखो कोई वेबसाइट होगी या फिर कोई एप्लीकेशन होती है, इसको पोर्टल कहते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर हम कोई भी काम आसान बना सकते हैं, सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज को हम पोर्टल बोलते हैं। ठीक है जी। तो एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है, एक फैमिली आईडी बनाई गई है जिसका नाम है वन फैमिली वन आइडेंटिटी। मतलब एक फैमिली है और उसकी एक आइडेंटिटी, यानी कि पूरी फैमिली का एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन राशन कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो एक फैमिली का एक राशन कार्ड चलता है ना, जिसने भी अपना प्रूफ लगाना है वही राशन कार्ड वो उठा के लगा सकता है। ठीक है जी। तो अभी ऐसा किसने किया है जी? आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो किसने किया है ये काम? उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है जी। तो उत्तर प्रदेश। सो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश, वन जॉब पर फैमिली का टारगेट है जी। मतलब एक फैमिली को में जो है एक पर्सन को तो जॉब मिलनी चाहिए, एक पर्सन को तो टारगेट किया हुआ है नौकरी के लिए। ठीक है जी। तो इसका ये बहुत अच्छा टारगेट इन्होंने शुरू किया है। और ये कैसा होगा बेटा? 12 डिजिट होगा, यूनिक फैमिली आईडी 12 डिजिट्स का ये होगा। ठीक है, राशन कार्ड नंबर, ठीक है, जो राशन कार्ड नंबर होगा वो फैमिली आईडी के लिए है। मतलब जिनके पास तो, जिन फैमिलीज के पास तो राशन कार्ड बना हुआ है वो तो उसी फैमिली आईडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ उनके लिए नया आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास राशन कार्ड है तो देखो हम नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंडर आ गए हैं। ठीक है, और ये स्कीम बेटा शुरू हुई थी 2007 में। 2007 में ये नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम हमारे पास आई थी, और जो लोग इस राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं उन लोगों के पास जो है ये आईडी पोर्टल बना के दे दिया जाएगा। मतलब जिनके पास तो राशन कार्ड्स है वहां तो वही आइडेंटिफिकेशन प्रूफ काम कर जाएगा, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए नया आईडी प्रूफ जो है तैयार करके दे दिया जाएगा। ठीक है जी। तो इसे हम प्रोग्राम को कहेंगे वन फैमिली वन आईडी। ठीक है जी। सो बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023? तो ये किस सिटी ने होस्ट किया है? तो जनाब दुबई ने होस्ट किया है। दुबई यूएई की राजधानी है, इसने होस्ट किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। अब इस समिट में होता क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है ना कि पूरा जो वर्ल्ड है उसकी जो गवर्नमेंट्स हैं, और समिट का मतलब होता है बेटा मीटिंग करना। ठीक है, तो समिट के 2-3 मीनिंग होते हैं, जैसे कि समिट का मतलब ऊंचाई भी होता है, चढ़ाई भी होता है, जैसे कुछ लोग माउंट एवरेस्ट को समिट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन समिट का मतलब कॉन्फ्रेंस और मीटिंग भी होता है। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के अंदर किस सिटी ने होस्ट किया है? दुबई ने किया है। और इसके अंदर करेंगे क्या? सभी गवर्नमेंट्स वाले बैठ के क्या करने वाले हैं? कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें अपने नेशन में ग्रोथ करनी चाहिए, हमें अपने एरियाज में डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए यहाँ पे जो होगा डिस्कशन होगा। ठीक है जी। तो याद रखना है ये दुबई में हुआ है। तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। हेल्ड इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी। वर्ल्ड लीडर्स क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे पॉलिसीज को और गवर्नमेंट के प्रोसेसेस को। इसके अंदर क्या होगा भाई? 4000 से ज्यादा फॉरेन डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100 कंट्रीज कम से कम इस समिट को अटेंड करने वाली है। ठीक है जी। तो ये थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। और बिल्कुल लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कभी भी कुछ ऐसा होता है ना तो उसके बारे में ये जरूर हमें पता होना चाहिए कि पहला कब हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड समिट जो है, गवर्नमेंट का समिट जो है 2013 के अंदर हुआ था, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड समिट जो है होके मतलब चल रहा है इस समय। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 से 15 फरवरी, तो कल इसका लास्ट डे होगा, ठीक है, कल ये खत्म हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हुए हमारे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अल-जामिया टस सैफिया अरेबिक अकेडमी। देखिए लैंग्वेज की बात कर रहा है, अरेबिक अकेडमी फॉर दी ऑफ दी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इस क्वेश्चन में देखो कितनी सारी चीजें मिली है। एक तो अकेडमी का नाम मिल गया हम लोगों को, ठीक है, जो हम लोगों को याद रखना है, अल-जामिया तुस सुफैया, ये हमारी अरेबिक अकेडमी है, ठीक है, जो अरेबिक भाषा को प्रमोट करती है। इसके साथ ये लोग वही काम करेंगे जैसा कि कुरान शरीफ को पढ़ना और उसके अंदर की जो नॉलेज है वो बच्चों को देना, ठीक है। अभी इसका सबसे बड़ा मेन बेनिफिट पता है क्या है, जैसे कि मदरसा वगैरह चलता है, अभी इसके अंदर सबसे बड़े बेनिफिट की बात ये है बेटा कि ये जो अकेडमी होगा ना, ये अकेडमी फोकस करेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, यानी कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ चलेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ गई थी, ठीक है। तो NEP 2020 आप लोगों ने सुना होगा ना, NEP 2020, तो ये NEP 2020 जो है उसको सपोर्ट करने वाली है, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टूडेंट्स को टीच करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही ये पढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस की कि अकेडमी का नाम हमको याद रखना है, ठीक है जी। किसने इनॉग्रेट की है, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन छुपा है, क्या पता एग्जामिनर आपको दूसरा क्वेश्चन डाल के दे दे कि किसने इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, ठीक है जी। और इस को कहां पे इनॉग्रेट किया है, जो क्वेश्चन का आंसर है वो है जी महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर मरोल है, मरोल के अंदर ये जो है किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि ये अकेडमी है हमारी, ठीक है। ये बोहरा कम्युनिटी के जो हैं वो प्रधान माने जाते हैं या लीडर माने जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, ठीक है। जैसे दलाई लामा हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं, खलीफा हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं, इनके यहाँ ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये अकेडमी इन्होंने शुरू की है, कहाँ पे की है भाई, मरोल मुंबई के अंदर की है, ठीक है। और इस दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के जो हेड हैं वो इस समय है हिज हॉलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है, जिनकी फोटो अभी हम लोगों ने देखी ना, ये देखिए ये वाले पर्सन है, ठीक है जी। तो इनकी जो है पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है और इनका नाम है हिज हॉलीनेस, ठीक है, ये इज्जत मान देने के लिए बोलते हैं हिज हॉलीनेस, ठीक है, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ये इनका नाम है, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। कौन होते हैं ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, ये बेटा शिया मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना, मुस्लिम्स 2 तरीके से हैं, एक शिया है एक सुन्नी है, ये शिया मुस्लिम्स हैं। इनका भी सेम प्रोसीजर होता है, जैसे 5 बार नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ठीक है, रमजान के महीने को सेलिब्रेट करना, ठीक है। तो ये सब कुछ करते हैं जैसा कि सुन्नी वाले करते हैं, ठीक है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये मर्केंटाइल बिजनेस के अंदर हैं, ये ज्यादातर लोग जो है ना वो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, और इनका पहरावा थोड़ा सा ना डेकोरेटिव होता है। एक ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनका सुन्नी मुस्लिम से, कि जैसे सुन्नी मुस्लिम्स के अंदर बुर्का पहनते हैं सफेद रंग का, यहाँ ब्लैक कलर का, तो यहाँ पे किसी भी तरीके के कपड़े जो हैं वो पहने जा सकते हैं, हिजाब वगैरह कलरफुल पहना जा सकता है, एम्ब्रॉयडरी करवा के पहना जा सकता है, डेकोरेटिव फॉर्मेट में इसको पहन सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इनकी कम्युनिटी में डिफरेंस है, राइट। अभी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 40% के करीब शिया मुस्लिम्स जो हैं हमारे इंडिया में है, यानी कि बोहरा कम्युनिटी इंडिया में है। तो सबसे ज़्यादा देखिए अगर आप ये देखें तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यमन, ईस्ट अफ्रीका और मिडल ईस्ट, इन एरियाज़ के अंदर बोहरा कम्युनिटी काफ़ी हद तक पाई जाती है, ठीक है जी। तो ये बोहरा कम्युनिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये भी बहुत बहुत अच्छा सवाल है, हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये सवाल है, ठीक है।
द न्यू एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है बेटा, उसका नया वर्जन जो है और अपग्रेडेड वर्जन जो है वो कहां से शुरू किया है? ये मुंबई को किस पिलग्रमेज साइट से जोड़ने वाला है? ये पिलग्रमेज साइट कौन सी होती है? जहां पे श्रद्धालु आते हैं, जैसे शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमृतसर है, ठीक है जी, गोल्डन टेम्पल है। तो इस तरीके से जो भी धार्मिक स्थल होते हैं ना, उनको स्पेशल एक ट्रेन का कनेक्शन करके दिया है। और अभी अभी एक नहीं बेटा, 2 की है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या है कि मुंबई से किस पिलग्रमेज साइट को कनेक्ट कर रहा है? तो हम ऑप्शंस के साथ अगर चलें तो बेटा साईं नगर शिरडी इसका आंसर बनेगा। शिरडी वाले साईं बाबा है ना, वो जो साईं बाबा हैं उनका जो मंदिर है शिरडी में, आप लोगों ने सुना होगा ना, बड़ा फेमस मंदिर है, ठीक है जी। तो वहां पे ये टर्मिनल कनेक्ट किया गया है और ऑब्वियसली बेटा मुंबई में क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ठीक है जी। तो देखिए इसके बारे में, द प्राइम मिनिस्टर ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स जो हैं वो लॉन्च की हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई में, ठीक है। तो 2 ट्रेन्स कौन सी है? मुंबई शोलापुर वंदे भारत, ये 9वें नंबर पे है। तो कुल मिला के इन ट्रेन्स के बनने के बाद बेटा वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी हो गई है हमारे देश में? टोटल 10 हो गई हैं, ठीक है जी। तो 9वें नंबर पे जो हुई मुंबई शोलापुर वंदे भारत है, और शोलापुर भी देखो बेटा ऑप्शन में पड़ा था, ठीक है, नहीं सॉरी सोमनाथ पड़ा था, ठीक है, लेकिन हमें पिलग्रमेज साइट के हिसाब से करना है आंसर, ठीक है। तो देखिए दूसरा है मुंबई साईं नगर शिरडी 10th वंदे भारत एक्सप्रेस, ये हमारे देश में बनी, ठीक है जी। तो कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई भाई? अभी टोटल हमारे पास 10 हो गई है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमको एक सवाल और ध्यान में रखना पड़ेगा ना। कौन सा सवाल? कि सबसे पहली कौन सी थी और कब लॉन्च हुई थी? तो सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी वो न्यू दिल्ली वाराणसी रूट के ऊपर चली थी और 15 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है सबसे पहली कौन सी है? न्यू दिल्ली वाराणसी। न्यू दिल्ली वाराणसी, न्यू दिल्ली से लेके वाराणसी हमारी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस बनी है, ठीक है जी। अब देखिए आप लोगों को एग्जाम कैसे फेच करना होता है। जैसे ये तो सिर्फ 10 है ना, तो 10 को याद रखना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत चैलेंज की बात नहीं है। लेकिन पेपर में एग्जामिनर फोकस कहाँ करता है? लेटेस्ट पे और फर्स्ट पे, ठीक है। तो आपको ये वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं कि लेटेस्ट कौन सी है और फर्स्ट वाली कौन सी थी, ठीक है जी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है हमारे देश में एक्सप्रेस ट्रेन्स वगैरह हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके की वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको कहते हैं फ्लैग ऑफ करना, यानी कि स्टार्ट करना, हरी झंडी दिखाते हैं ना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो मोदी साहब देखिए आप यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना कर रहे हैं। और देखो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ना न्यूज़ में आता रहता है, क्योंकि हमारा टारगेट है वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोगों ने अपने देश में बनानी है, काफ़ी अच्छी तादाद में हम लोगों ने बनानी है। और पिछली बार अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो साउथ इंडिया में जा रही थी वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने पत्थर भी मारे हैं, तोड़फोड़ भी की है वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, ठीक है ना। तो भाई जितना मर्जी बढ़िया करके दे दो, तोड़फोड़ तो करना ही है। अभी हम लोग कहते हैं कि सरकारी सहूलियतें हमको अच्छी नहीं लगती है ना। सरकारी हॉस्पिटल में जाना किसी को पसंद नहीं, सरकारी बस में जाना किसी को पसंद नहीं, ट्रेन में जाना किसी को पसंद नहीं, सिर्फ एक सरकारी नौकरी बढ़िया लगती है और कुछ बढ़िया ही नहीं लगता है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर हमारी सरकार कुछ बढ़िया बना के दे रही है तो हम क्या करते हैं? हम पत्थर मारते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग ही इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ये पीआरटीसी जैसी खटारा ही बनेगी और क्या बनेगी, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है इस चीज का, हमें तोड़फोड़ नहीं करनी है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अपने। अगला सवाल है भाई, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड? देखो भाई कंडीशन लगाई है कि भाई साइंस के संदर्भ में बात कर रहा है कि साइंस की जो फील्ड है ना उसके अंदर जो विमेन है, गर्ल्स हैं, ठीक है, उनका इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बात ये लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो भाई 11 फरवरी को हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। उन लोगों के लिए, उन लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ और गर्ल्स जो है इस फील्ड में आए, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि हमने अपने देश में स्टेम
शुरू किया है और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर भी ये चल रहा है, ठीक है जी। तो स्टेम क्या है बेटा कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन 4 फील्ड्स के अंदर बेटा हमने विमेन को लेके जाना है। ज्यादातर विमेन क्या होती हैं, सरकारी स्कूल में टीचर लगने के लिए अपने पेपर को क्रैक करती हैं, सीटेट, पीटेट इन पेपर्स के अंदर लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लेडीज हैं, बहुत कम विमेन ऐसी है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस की फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में रिसर्च करने के लिए जाती हैं। तो हम ना जागरूक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा स्टेम कार्यक्रम भी हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और एक अंतरराष्ट्रीय दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विमेन और गर्ल को साइंस के अंदर देखने के लिए। तो 11 फरवरी को हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 11 फरवरी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। तो बेटा देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ गया ना, अभी क्वेश्चन के पास वापस आओ। When is the इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड? तो भाई इंटरनेशनल डे है ना, या विश्व का कोई दिन है, तो मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे पास? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। 90% सवालों के जवाब में अगर अंतरराष्ट्रीय कुछ भी सेलिब्रेशन हो रहा है ना, तो वो 90% का आंसर यूनाइटेड नेशन ही बनता है, ठीक है। सो कहने की बात सीधी सी है बेटा कि अगर कभी कोई क्वेश्चन ना भी आ रहा हो ना पेपर के अंदर और तुक्का भी मारना हो, तो यूएन के ऊपर तुक्का जो है वो मैक्सिमम मेजोरिटी हासिल करता है। हाँ, बाकी के 10% में WHO, ILO ये सब भी आते हैं भाई, ठीक है। तो हर किसी का आंसर मत यूएन कर देना, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगले पॉइंट को देखें हम लोग। इस बार जो हमने सेलिब्रेट किया है बेटा वो 8वां एडिशन है। कितनावां एडिशन है? 8वां एडिशन, ठीक है। और थीम क्या है भाई? इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, आइडिया, ठीक है जी। तो जिसको हम कहते हैं आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ठीक है। पुराने जमाने में आता था ना बेचारा आइडिया, तो खत्म ही हो गया किसी तरीके से, ठीक है। तो इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, इस तरीके का आइडिया वाइडिया आता होता था, ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या है? इनोवेट करना है। अच्छा, इनोवेट क्या होता है? देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो इनोवेशन होता है और एक होता है हमारे पास इन्वेंशन। इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या फर्क है? इन्वेंशन क्या होती है? जब हमने कुछ भी चीज को डिस्कवर कर दिया, इन्वेंट कर दिया और कहानी खत्म। लेकिन इनोवेशन क्या होता है? जब उस डिस्कवरी से हम अपने एरिया का ग्रोथ करते हैं, हम अपने इकोनॉमी का ग्रोथ करते हैं, हम अपने देश की वेल्थ का ग्रोथ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इनोवेट करना कहते हैं, ठीक है। कि इनोवेट कीजिए, लोगों को दिखाइए, डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, एलिवेट, उठिए, ऊपर उठिए, ठीक है। और एडवांस, अपना एडवांस आइडिया को लेकर आइए, आगे आगे क्षेत्रों में जाइए, एडवांस बनिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ब्रिंगिंग द कम्युनिटीज, जो लेडीज हैं उनकी कम्युनिटी आगे लेकर आनी है फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को कम्युनिटीज को आगे लेके आना चाहिए, ठीक है। और कौन सी? स्पेशली विमेन एंड गर्ल्स, ठीक है जी। अभी देखिए यहां पे एक वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ना छोटे होते आप लोग अपनी किताबों में पढ़ते थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें इस्तेमाल करो, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो, लेकिन इतना समझ लो कि फ्यूचर जनरेशन को भी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गेड़ियां लगा लगा के पेट्रोल सारा ही मत फूंक दो कि आने वाली जो तुम्हारी जनरेशन है वो बैलगाड़ियों में सफर करे, ठीक है। तो इसलिए अपना जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट हमारा है। वैसे भी वर्ल्ड में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक पूरे करने वाले हैं और टोटल इसमें 17 गोल्स होते हैं, ठीक है। तो 17 गोल्स अलग अलग है, कोई ओशियन के लिए है, कोई इकोलॉजी के लिए है, कोई विमेन एजुकेशन के लिए, कोई पॉवर्टी के लिए, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो अलग अलग तरीके के 17 गोल्स हैं, ठीक है। और उसी 17 गोल्स में से एक ये भी है कि विमेन को किस तरीके से हमने साइंस के फील्ड में आगे लेके आना है, ठीक है जी। सो बढ़िया प्रोग्राम सेलिब्रेट हो रहा है। थीम याद रखना बेटा, थीम क्या है? छोटा सा ये आइडिया, ठीक है जी। तो आइडिया को याद रखना है। 8वां इस बार हम लोगों ने ये दिन मनाया है, 11 फरवरी को हम मनाते हैं। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशंस मनाता है, ठीक है जी। और कहाँ मनाया गया? न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है जी। तो ये हुआ सवाल हमारा तैयार। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है
व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट द नेशनल डीवॉर्मिंग डे। अभी ये डीवॉर्मिंग क्या भला होती है ये समझते हैं भाई। आप लोगों ने सुना होगा और बचपन में सभी के साथ हुआ भी होगा, ठीक है, पेट में कीड़े आ जाते हैं ना, हम कहते थे कि भाई इसके पेट में कीड़े हैं, जितना मर्जी इसको खिला दो लेकिन ये बच्चा हमारा हेल्दी होता ही नहीं है, फूलता ही नहीं है, मोटा ही नहीं होता है ना। तो ये सब हम क्यों कहते हैं, क्योंकि पेट में कीड़े होते हैं। और पेट में कीड़े कहाँ से होते हैं भाई, बच्चा मिट्टी में भी तो खेलता है और मिट्टी में खेलना भी चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, इसी मिट्टी से तो बने अपन सारे लोग, ठीक है। बच्चा मिट्टी में खेलता है, कंटेमिनेटेड पानी पी लेता है, कुछ भी खाता पीता है बाहर का, तो वहां से उसके पेट में पैरासाइट्स एंटर कर जाते हैं, कीड़े कहते हैं जिनको हम वॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो वॉर्म्स एंटर कर जाती हैं, और वॉर्म्स अगर एंटर कर जाती हैं तो उसको निकालने के लिए हम लोग डीवॉर्मिंग की दवाई ले लेते हैं। आप लोगों को याद होगा छोटे बच्चों के लिए एक छोटी सी बॉटल आती थी जिसमें एक लिक्विड होता था, वो बच्चों को दे देते थे। और अगर अडल्ट है, बड़ा है, तो उसके लिए एक गोली आती है, वो गोली या तो उसको च्यू करनी पड़ती है या फिर सीधा पानी से निकाल लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होती है, डीवॉर्मिंग होती है, ठीक है। तो भाई ये डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे के शरीर में कीड़े ज़्यादा बन गए पेट के अंदर और उसको मतलब अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा, तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा ना, उसको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए बेटा डीवॉर्मिंग करना, यानी कि वॉर्म्स को बाहर निकाल देना, डी कर देना, डिलीट कर देना अपने पेट में से, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर आपने करना है तो उसके लिए हम लोगों ने जो है ये सवाल उठाया है कि कब से सरकार ने ये काम शुरू किया है, ठीक है। अभी देखो सवाल क्या आया, व्हेन डिड, कब गवर्नमेंट ने ऐसा करना शुरू किया। तो अब ये सवाल क्यों आया है, क्योंकि अभी नेशनल जो है हम लोग जो है डीवॉर्मिंग ड्राइव जो है अपनी चला के बैठे हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि 10 फरवरी को हम लोगों ने क्या किया, डीवॉर्मिंग डे के लिए अवेयरनेस फैलाई, लोगों में जागरूकता फैलाई कि जो 1 से लेके 19 साल तक के जो बच्चे हैं उन लोगों को, उन बच्चों को हमने क्या करना है, डीवॉर्मिंग करनी है, ठीक है जी। तो कैसी होता है ये कीड़े, कैसे होते हैं, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स, यानी कि ये वो कीड़े हैं जो सॉइल वगैरह से, बाहर का खाना खाने से, गंदा पानी पीने से हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको कॉमनली पैरासिटिक इंटेस्टिनल वॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे के शरीर के ऊपर आके क्या करता है, अपना पोषण लेता है, ठीक है। और पहली बार हमने इसको 2015 में मनाया था। अरे हम क्वेश्चन का आंसर करना भूल गए भाई, फरवरी 2015 से इसको स्टार्ट किया था और 10 तारीख को हमने अपने देश में ये ड्राइव शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे 10 फरवरी 2021 में भी किया, अब जाके जो है 22 में, 23 में भी हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, हर बच्चे को वॉर्म फ्री बनाना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच इंडियन कैप्टन बिकेम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। मुझे नहीं लगता ये सवाल करवाने वाला है, क्योंकि इसकी तो नॉलेज हर किसी को होगी कि कौन से ऐसे इंडियन कैप्टन है जिन्होंने 3 फॉर्मेट्स के अंदर क्या बनाई है, सेंचुरीज बनाई है, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, रोहित शर्मा, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो। कौन से 3 है हमारे पास, एक तो ओडीआईज वनडे, ठीक है, T20s, ठीक है, और टेस्ट मैच, ठीक है। इन तीनों के अंदर इन्होंने सेंचुरी बना ली है, तो इसलिए रोहित शर्मा हमारे पहले भारतीय बन गए हैं। तो देखिए फर्स्ट इंडियन कैप्टन बने हैं, ठीक है। तो मैंने कल बोला था ना, फर्स्ट है, लास्ट है, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which journalist received the राजा राम मोहन रॉय अवार्ड 2023? किस जर्नलिस्ट को राजा राम मोहन अवार्ड मिला है 2023 का? वैसे राजा राम मोहन रॉय कौन थे? देखिए राम मोहन रॉय, ठीक है, एक ऐसे पर्सन थे जिनका इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छा था, अंग्रेजों के साथ बोलचाल बहुत अच्छे थे, ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की थी और राजा का टाइटल इनको अकबर शाह सेकंड ने दिया था, एक मुगल ने दिया था, क्योंकि उनकी पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी थी और इनके कहने पे पेंशन रिलीज हुई थी। सो इसलिए अकबर शाह सेकंड जो है खुश होकर इनको राजा का टाइटल दे देते हैं, क्योंकि ये कहीं के राजा नहीं थे, बस इनको राजा का टाइटल दिया
किया गया था अकबर शाह सेकंड के द्वारा, ठीक है। तो ये अपन ने अपनी हिस्ट्री की क्लास में भी बेटा पढ़ा हुआ है ना कि अकबर शाह सेकंड जो हैं वो इनको टाइटल देते हैं राजा का, ठीक है जी। तो अभी राजा राम मोहन रॉय के काम बहुत है, ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की, सती प्रथा को हमारे देश से इन्होंने खत्म करवाया। उस समय हमारे गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उनकी सहायता लेके इन्होंने हमारे देश से सती प्रथा जैसी कुप्रथा को खत्म करवाया। तो काफी अच्छे इंसान थे, काफी कुछ किया इन्होंने। वेद उपनिषद ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में कि बिंदास पढ़ो। पहले ब्राह्मण कहते थे कि भाई ये तो सिर्फ हम पढ़ेंगे, हमारे पास मोनोपोली है और कोई जाति कुल नहीं पढ़ सकता इसको। इन्होंने कहा सब पढ़ो, बिंदास पढ़ो, औरतें बच्चे बड़े बूढ़े जिस मर्जी जात के हैं सब पढ़ो। बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन थे, ठीक है जी। तो इनके लिए जो है ये अवार्ड बनाया गया और इस समय ये अवार्ड किसको मिला ये हमारे पास सवाल है। तो सबसे पहले तो हम आंसर करें जर्नलिस्ट A.B.K. प्रसाद, और इन्होंने जर्नलिज्म में जो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं उसके लिए इनको जो है ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं 2004 और 2009 के अंदर, ठीक है जी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के क्या रह चुके हैं हमारे चेयरमैन। ये कमीशन बनता है आर्टिकल नंबर 344, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद है बेटा 344, और उसके तहत ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना जिसके चेयरपर्सन ये 2 बार रह चुके हैं, ठीक है जी। तो इनको जो है ये प्रसाद को ये प्रसाद मिला। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, बढ़िया तरीका है कि प्रसाद को प्रसाद मिला, क्या मिला कि इनको जो है वो अवार्ड मिला, राजा राम मोहन रॉय की तरफ से इनको प्रसाद मिला, ठीक है जी। तो देखिए राम मोहन रॉय जैसा कि हमने बताया 19वीं सेंचुरी में ये हुआ करते थे। ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में और सती प्रथा इन्होंने खत्म कराई थी विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक हिस्ट्री की क्लासेस में हम लोगों ने इनको पढ़ा है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा खत्म करवाई है। ये उस समय के हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है जी। तो इनका नाम याद रखना है। और बेटा ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया जाता है, ये भी तो सवाल बनेगा ना कि अगर किसी को अवार्ड मिला है और किसी ने अवार्ड रिसीव किया है तो भाई अवार्ड देगा कौन। तो अवार्ड देने वाली जो संस्था है उसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को हम इनका चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं। तो कई बार ना स्टैटिक जीके से ऐसे सवाल आ जाता है कि भाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कब स्थापना हुई थी या इसका चेयरपर्सन कौन होता है, ठीक है। तो न्यूज में से ही एग्जामिनर उठाने की कोशिश करता है, ठीक है बेटा। तो ध्यान में रखना है इस सवाल को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल पे ये देख लीजिए आप, राजा राम मोहन रॉय, इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और इनका देहांत 27 सितंबर 1833 को हुआ था, ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर इन्होंने बहुत काम किए हैं। और ये हमारे प्रसाद साहब, ठीक है जी, तो जिनको प्रसाद मिला। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। वेयर डज इंडिया रैंक इन ICAO's एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो सवाल ही समझ लेते हैं, ठीक है। सवाल क्या है भाई, इंडिया का रैंक पूछा है किसमें, ICAO के एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में, ठीक है जी। तो मतलब यार ये कोई संस्था है जिसने क्या किया है, इसने क्या किया है, एविएशन सेफ्टी। एविएशन क्या होता है, देखो एवी शब्द जो जहां पे आता है ना अंग्रेजी में, उसका मतलब होता है उड़ने वाला। जैसे कि बर्ड्स को एविएटर्स बोलते हैं, एवियरी बोलते हैं, है ना। तो भाई ये जो उड़ने वाला सेफ्टी है यानी कि हमारे एयरप्लेन्स, ठीक है जी, तो हमारी जो एयरलाइंस है उसके लिए बात कर रहा है। तो एयरलाइंस का सेफ्टी रैंकिंग इन्होंने किया है। तो भारत का इस बार रैंक कितना है, तो बहुत खुश हो जाओ भाई, 55वें रैंक पे हम लोग आ चुके हैं। और पिछले साल तो बहुत बुरा हाल था हम लोगों का, ठीक है जी। तो ये देखिए जी 55th पोजीशन पे आ गए हैं 112वीं पोजीशन से। तो पिछली बार 112वीं पोजीशन होती थी। और कुल देश कितने हैं भाई, 187 कंट्रीज हैं, उसमें से जो है हम 55वें नंबर पे आ चुके हैं। और अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे हम अपने सिविल एविएशन के अंदर, यानी कि हवाई जहाज वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और ये जो स्कीम है
ठीक है। ये यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम जो है वो चलाया था, किसने चलाया था? ICAO ने चलाया है, ठीक है जी। तो ये था हमारा यहाँ का सवाल, और रैंकिंग हमेशा याद रखना बेटा। आखिरी सवाल की तरफ मूव करते हैं हम अपने। मेटा लॉन्च्ड अ डिजिटल सिक्योरिटी कैंपेन, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर G20 कैंपेन। तो G20 आपको पता है ना कि पूरे 1 साल के लिए अध्यक्षता भारत के पास है, भारत अध्यक्ष है, चेयरमैन है, ठीक है। तो G20 के लिए, G20 के कैंपेन के लिए हम लोगों ने क्या किया है? जो मेटा है, मेटा कौन है? जो व्हाट्सएप की पेरेंट है। आप जब व्हाट्सएप ऑन करते हो तो नीचे मेटा लिखा आता होगा ना, मेटा का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, इन्फिनिटी जैसा होता है, ठीक है। तो मेटा पेरेंट है किसका? व्हाट्सएप का। इसने व्हाट्सएप अक्वायर कर लिया था, ठीक है जी। तो व्हाट्सएप वाला जो मेटा है, ठीक है, उसने लॉन्च किया है कि डिजिटल सिक्योरिटी कैंपेन। डिजिटल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? आप आजकल हम हर चीज ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, हम फोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, हर चीज में हम लोग ऑनलाइन तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। तो बेटा ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आप अपना इतना डेटा को, अपने किसी भी चीज को इतना ओपन कर दो कि आराम से हैक हो जाए। तो आपको कुछ सिक्योरिटी चीजों का पता होना चाहिए कि आप अपने सॉफ्टवेयर को या फिर आप अपने लैपटॉप को, फोन को सेफ कैसे रख सकते हो, सिक्योर कैसे रख सकते हो, ठीक है, ये होता है ना। तो ऐसा कैंपेन किसकी पार्टनरशिप के साथ किया है? तो किस मंत्रालय ने पार्टनरशिप दिखाई है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने मिलकर क्या किया है भाई? G20 कैंपेन के लिए एक डिजिटल सिक्योरिटी कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पे माइटी ने किया है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, और जिसका नाम है डिजिटल सुरक्षा। कैंपेन का नाम भी क्या रखा है? डिजिटल सुरक्षा, ठीक है जी। और यूजफुल रिसोर्सेज क्या होंगे भाई? काफ़ी सारे अच्छे रिसोर्सेज को बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे चैनल्स के ऊपर दिखाया जाएगा, ताकि लोगों में जागरूकता रहे कि किस तरीके से ऑनलाइन चीज़ों में भी हम लोग सेफ रह सकते हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे कि आप फ़ोन पे किसी भी वेबसाइट पे भी अगर विजिट करते हो ना, तो साथ ही साथ कोई ना कोई ऐड आ जाती है, हम गलती से उस पर क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पे पेज रीडायरेक्ट हो जाता है। तो ये सब तरीके होते हैं आपके फ़ोन को हैक करने के, तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए हमको। तो ऐसी ही सब अवेयरनेस, जागरूकता जो है, ये लोग मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर दिखाएंगे, और वो सब चीज़ें हम लोग जो है ऑनलाइन तरीके से कैसे सेफ रहना है सब सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये देख लीजिए। मेटा का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने अपना जो है अग्रीमेंट किया है कि ये काम करेंगे, ठीक है। अभी इस सवाल में ना बेटा एक G20 था, जरा G20 के बारे में बात कर लें। क्या होता है बेटा G20? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। क्या है? G फॉर ग्रुप एंड है कितनी कंट्रीज? 20 कंट्रीज। वैसे एक बात बताऊं, कंट्रीज तो 19 ही हैं, प्लस एक पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, ठीक है जी। तो ये आप मैप देख सकते हैं कंट्रीज के कौन से हैं। रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, वॉशिंगटन, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ठीक है। तो देखो, द यूरोपियन यूनियन इज द 20th मेंबर एंड स्पेन और नीदरलैंड्स को इनवाइट किया गया, ये इनवाइटेड मेंबर्स हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से G20 बेटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। हमारी अंतरराष्ट्रीय जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनका एक अलग से क्लास लगेगा, लेकिन इसमें फिलहाल न्यूज़ में आया ना, तो जान के रखो कि कब बना था भाई? 26 सितंबर 1999 को इसका फाउंडेशन हुआ था, तब ये बना था, और ये पूरा का पूरा जो है ग्रुप है। इस समय हर साल कोई ना कोई एरिया में प्रेसिडेंसी जाती है, तो इस साल की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास है, और इंडिया से भी काफ़ी अच्छे सवाल हमारे पास आते हैं। जैसे कि देखिए, इंडिया होल्ड्स दी प्रेसिडेंसी ऑफ G20। कब से शुरू हुआ भाई हमारी प्रेसिडेंसी? अध्यक्षता कब से शुरू हुई? 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक हमारे पास अध्यक्षता है। और बेटा करीब करीब 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होनी है हमारे देश के अंदर, ठीक है जी।
तो थीम क्या है इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीम याद रखना है और इसका लोगो जरूर देखना है। जैसे कि ये कमल का फूल है, उसके ऊपर अर्थ रखी हुई है, G20 को ऐसे लिखा हुआ है, भारत 2023 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है। और थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है? संस्कृत का श्लोक है जिसका मतलब होता है एक अर्थ एक फैमिली। एक अर्थ है और एक ही फैमिली है। तो G20 इतनी सारी कंट्रीज आप देख रहे हो ना कि भाई इतना सारा तो वर्ल्ड का एरिया एक ही संगठन ने बना रखा है, G20 ने बना रखा है। और यहाँ पे भी देखिए बेटा 2023 में अध्यक्षता इंडिया के पास है, 2022 में इंडोनेशिया के पास थी और 2024 में किसके पास जाने वाली है? ब्राजील के पास। तो आज किसके पास है, कल किसके पास थी, कल किसके पास होगी, ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर। कल की करंट अफेयर के सेशन के अंदर फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।